एपिसोड 421 टू 430। अध्याय 421 131। यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर _5। यान के खुशी खुशी बातें कर रहा था कि अचानक बाथरूम का दरवाजा अंदर से खुल गया। घबराया हुआ यान के लड़खड़ाकर आगे बढ़ा और सीधे यान सोंग की ओर बढ़ गया। यान सोंग ने फुर्ती से खुद को बचाया और यान के ने देखा कि वह मुंह के बल गिरने ही वाला है, तो उसने जल्दी से अपनी नज़र घुमाई और केवल बाथरोब में लिपटे यान सोंग को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया। वह बस थोड़ा सा चूक गया, केवल बाथरोब का किनारा ही उसके हाथ में आया और उसने जोर से झटका दिया। यान सोंग को उम्मीद नहीं थी कि गिरते समय भी वह बच्चा उसे नीचे खींचने की कोशिश करेगा। अपनी पोशाक को कसकर पकड़ते हुए उसने यान के पेट की ओर लात मारी। वह बच्चा अभी जो भी बड़बड़ा रहा था, उसे मारने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह उससे लड़ने के लिए बेताब था। यान सोंग जितनी ताकत न होने के कारण यान के उसे नीचे नहीं खींच सका और इसके बजाय वह खुद पीठ के बल जमीन पर जोर से गिर पड़ा। उसने अपनी बाहों में लिए आजियू को जल्दी से देखा और ये देखकर राहत महसूस की कि वह अनहाम था। उसी क्षण यान सोंग का पैर उसके पेट पर पड़ा और उसने लात मारने में जरा भी संकोच नहीं किया। यान के चिल्ला उठा, वाह वाह भाई, क्या तुम यहाँ भाई की हत्या करने की कोशिश कर रहे हो? यान सोंग मुड़ा, टूथब्रश के कप से शौचालय से आधा गिलास पानी उठाया और पास आकर अपनी नाक को जोर से दबा लिया। दुबला पतला यान के लंबे और तगड़े यान सोंग के सामने टिक नहीं पाया और उसके पास विनम्रता से आत्मसमर्पण करने के अलावा कोई चारा नहीं था। यान सोंग ने आधा कप शौचालय का पानी उसके मुंह में डाला, उसका जबड़ा दबाया और उसे निगलने के लिए मजबूर किया। तुम्हारा मुंह बहुत गंदा है, इसे ठीक से साफ करो। उसने कप को सटीकता से कूड़ेदान में फेंका और बेफिक्र होकर चला गया। यान के अचानक पलट गया और झट से उठकर वॉश बेसिन की ओर भागा। अपना हाथ मुंह में डालकर बेताब होकर उल्टी करने की कोशिश करने लगा, मानो वह अपना पित्त बाहर निकालने की कोशिश कर रहा हो। बहुत ही घिनौना। यान सोंग, तुम्हारी हिम्मत तो देखो। आजियू ने उसकी पैंट के पैर को पकड़ लिया और बोली, म्याऊं म्याऊं। जब यूनिया घर लौटी तो उसे वहां कोई भी नहीं दिखा। शायद किसी को भी इस बात की परवाह नहीं थी कि वह रात को घर नहीं लौटी। नहीं, उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि वह घर क्यों नहीं है। उन्हें केवल इस बात की चिंता थी कि उसकी अनुपस्थिति से क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। वह भी अपने कमरे में दाखिल ही हुई थी कि कोई भी उसके पीछे पीछे कमरे में आ गई। मैडम, आप पिछले कुछ दिनों से कहाँ थीं? मैं बहुत चिंतित थी। एक युवती का रात में घर न लौटना यह मतलब नहीं है कि लोगों को सबसे बुरा सोचना चाहिए, लेकिन वे ऐसा करने से खुद को रोक नहीं पाए। यूनिया ने अपनी कनपटी रगड़ते हुए कहा, मैं कुछ दिनों के लिए एक दोस्त के घर रुकी थी। ओह, क्या वह दोस्त लड़का है या लड़की? कोई ने अनायास ही पूछा। यूनिया ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कालापन अथाह गड्ढों जैसा था, जिससे कोई अनजाने में कांप उठी और जल्दी से अपनी नजरें हटा लीं। यूनिया मुस्कुराई, अगर लड़का हुआ तो? और अगर लड़की हुई तो? किसी कारणवश कोई यूनिया के इस रूप से डर गई और उसने कुछ और कहने की हिम्मत नहीं की। अचानक यूनिया ने कहा, पिछले 2 दिनों से मैंने तुम्हारा दलिया नहीं खाया है और मुझे लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। मेरे लिए एक कटोरी बना दो प्लीज, मुझे अभी बहुत भूख लग रही है। कोई का चेहरा तुरंत मुस्कान से खिल उठा। एक पल रुकिए महोदया, मैं अभी जाकर इसे बना देता हूँ। कोई के जाने के बाद यूनिया ने अपने होठों पर एक ठंडी मुस्कान बिखेरी, अपना फ़ोन निकाला और युनशेन का नंबर डायल किया। फ़ोन 2 बार बजा और फिर कनेक्ट हो गया। फ़ोन पर युनशेन की भारी आवाज़ सुनाई दी, हेलो। यूनिया को युनशेन की आवाज़ बेहद आकर्षक, कानों को सुकून देने वाली और किसी भी स्त्री के दिल को धड़का देने वाली लगी। उसने थोड़ा व्यंग्य करते हुए अपने होठों को सिकोड़ा और आश्चर्य भरी आवाज़ में कहा, पिताजी आप हैं। ये पहली बार था जब पिता और बेटी ने फ़ोन पर बात की थी, जो वास्तव में एक दुखद स्थिति थी। युनशेन को भी यह बात समझ आ गई, इसलिए उसने असहजता को छिपाने के लिए हल्की सी खांसी कर दी। पिछले 2 दिनों से तुम कहाँ थे? उसकी आवाज़ में थोड़ी सख्ती थी। अब तुम्हें याद है कि पिता का अधिकार कैसे निभाना है। अफसोस की बात है कि मुझे तो अब इसकी परवाह ही नहीं रही। मेरी एक दोस्त बहुत दुखी थी, उदास थी, इसलिए मैंने पिछले 2 दिन उसके साथ बिताए। मैंने पापा और दादी को समय पर नहीं बताया, यह मेरी गलती थी, लड़की ने कोमल और विनम्र स्वर में कहा, जिससे किसी के भी मन में उठने वाला गुस्सा शांत हो गया। एक दोस्त? मुझे कैसे पता नहीं चला कि जियांगजोऊ में आपके दोस्त हैं? युनशेन ने सवाल किया। यूनिया ने आह भरते हुए कहा, पिताजी आप मेरे बारे में ठीक क्या जानते हैं? उनकी बेटी के शब्दों ने युनशेन को स्तब्ध कर दिया। बाद में सोचने पर उसे एहसास हुआ कि वह अपनी ही बेटी के बारे में कुछ नहीं जानता था। दफ्तर की फर्श से छत तक फैली खिड़कियों के सामने खड़े होकर युनशेन ने नीचे बहते यातायात, शहर की हलचल और चहल पहल को देखा और उसके दिल में एक सिहरन सी दौड़ गई। पिछले कुछ दिनों से जब वह घर पर नहीं थी तो उसने अनजाने में ही फ़ोन कर दिया था, और जैसे ही उसने फ़ोन किया उसे पछतावा हुआ और वह खुद से सवाल करने लगा कि वह क्या कर रहा है। क्या वह उसके बारे में चिंतित था? नहीं, भला वो अपनी उस बेटी की परवाह कैसे कर सकता है जिसे वो अपने जीवन के लिए एक कलंक मानता है, एक ऐसी बेटी जिसे वो हमेशा के लिए मिटा देना चाहता है। ये तो दुनिया का सबसे बड़ा मजाक होगा। वह बस ये सुनिश्चित करना चाहता था कि कहीं वह वहाँ मर तो नहीं गई और उसका शव लेने वाला भी कोई न बचा हो। वह उसके खून की थी और भले ही रिश्तेदारी का धागा बहुत ही कमजोर रह गया था, वह इसे नजरअंदाज नहीं कर सकता था। अध्याय 422 131। यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर _6। उसने खुद को इतना नेक कारण दिया, फिर भी जब शांति छा जाती थी तो उस रात रोने वाली लड़की की छवि अनायास ही उसके दिमाग में आ जाती थी। वह वाक्य उसके दिमाग में लगातार गूंजता रहता था, चाहे वह उसे दूर भगाने की कितनी भी कोशिश करे। पापा, इस दुनिया में आपसे मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। बात यहाँ तक क्यों पहुँच गई? यूनिया उसकी सगी बेटी थी, फिर भी वह उससे इतनी नफरत और घृणा क्यों करने लगा था? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसके घिनौने अशोभनीय अतीत का सबूत थी? उसकी उपस्थिति उसे लगातार उसके पूर्व के बेतुके कृत्यों की याद दिलाती रहती थी। वह तो बस एक बच्ची थी, उसने क्या गलती की थी?
स्पष्टतः गलती उसकी थी नहीं, गलती युनशु की थी। अगर वह न होती तो ये सारी त्रासदी न होती और उसे अपनी जैविक बेटी का सामना ऐसे नहीं करना पड़ता जिसके पास कहने के लिए कुछ न हो और जिसका दिल जटिलताओं से भरा हो। नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, युनशु की कोई गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? उसका दिमाग उथल पुथल में था, मानो कोई तार खींच गया हो और दर्द से तड़प रहा हो। पापा। लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद फोन पर लड़की की कोमल फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी आवाज़ लहरों वाले पानी पर चमकते साफ चांद की तरह, वसंत ऋतु की तरह नर्म, क्षण भर के लिए उसके मन की उथल पुथल को शांत कर रही थी। मुझे माफ़ करना, इस घटना के बारे में मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर रुककर लड़की बोली, पापा ज़्यादा काम का बोझ मत डालिए, काम और आराम में संतुलन ज़रूरी है। जब समय मिले तो टीवी देखिए। वैसे क्या आपने आंटी आशियान का गायन कार्यक्रम देखा था? युनशेन ने अपने होंठ कसकर बंद करते हुए कहा, मैंने किया है। पब फ्यूचर एड्स। युनिया तुरंत हंस पड़ी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आंटी आशियान इतना सुंदर गाएंगी। उनकी आवाज़ ने मुझे पहली बार दिव्य संगीत का सही अर्थ समझाया। पापा, क्या आपको नहीं लगता कि आंटी आशियान गाने के लिए ही पैदा हुई हैं और मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए ही बनी हैं? इन विषयों ने दोनों के बीच की दूरी को सूक्ष्म रूप से कम कर दिया। युनिया की बातें सुनकर युनशेन को कांग जिनशियान के मंच पर प्रदर्शन करने की याद आ गई। दरअसल उसे कांग जिनशियान के गाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे सहज रूप से उसके सार्वजनिक रूप से इतने ज्यादा दिखने से चिढ़ थी। जहां तक कांग जिनसे की बात है, वह तो जिक्र करने लायक भी नहीं थी। पापा, क्या आप सुन रहे हैं? लड़की ने धीरे से पूछा। हाँ, वाह कितना अच्छा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पापा मुझसे इतनी शांति और सुकून से बात कर पाएंगे। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चाहत और उम्मीद से भरी उस आवाज़ ने युनशेन के दिल की बर्फीली कठोरता को पिघला दिया। पापा, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अपना काम करते रहिए। कुछ और शब्द कहकर युनिया ने पहल करते हुए फ़ोन काट दिया। युनशेन ने अंधेरी फ़ोन स्क्रीन की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसकी उंगलियां अनायास ही फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। दरवाजे के बाहर से सचिव की मधुर और मोहक आवाज़ आई, राष्ट्रपति युन, बैंक से कोई आया है। युनशेन ने अपना कॉलर सीधा किया और फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। वित्तपोषण के लिए बैंक से मंजूरी ज़रूरी थी, लेकिन बैंक के अध्यक्ष ली किसी कारणवश देरी कर रहे थे। समय सीमा नज़दीक आ रही थी, इसलिए इसे और टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने कई उपहार भेजे थे, लेकिन अध्यक्ष ली का रवैया सरासर अनुचित था। इस बार उसे हर हाल में सौदा पक्का करना था। गुरुजी, मैं विमान में चढ़ने ही वाला हूँ। समय मिलते ही आपसे मिलने आऊँगा और तब तक आप और स्वामिनी मेरा स्वागत अवश्य कर लेंगे। आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं, आपका छोटा सा शिष्य प्यार और स्नेह के साथ। संदेश पढ़ते ही युनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई दलिया का एक कटोरा लेकर आए और उसे खुद युनिया को दिया, जिसने उसके सामने एक घूंट लिया। पब फ्यूचर एड्स। कोई की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और उसने धीरे से अपना सिर झुकाया। वैसे दादी कहाँ गईं? मैंने उन्हें नहीं देखा। फ़ोन कॉल आने के बाद वह महिला चली गई। कोई ने ईमानदारी से जवाब दिया। और आंटी जियान के बारे में क्या? एक एक करके वे घर पर नहीं थे, जो काफ़ी अजीब बात थी। मिस कांग अस्पताल में फॉलोअप चेकअप के लिए गई थीं। उनके साथ एक महिला को जाना था, लेकिन फ़ोन कॉल आने के कारण उन्हें जाना पड़ा, इसलिए मिस कांग अकेले ही गईं। दोपहर तक कांग जिन से लौट आए, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। युनिया ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन कांग जिन से बेचैन थी और जल्द ही अपना बैग लेकर चली गई। युनिया ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए देखा। घर में अफरा तफरी मचने ही वाली थी। अस्पताल। उस जगह पर कीटाणुनाशक की तीखी गंध फैली हुई थी, जो मतली पैदा कर रही थी। युनशू ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए अंदर चली गई। अस्पताल के बिस्तर पर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो वह सो रहा हो। युनशू पलंग के सामने खड़ी थी और ठंडी निगाहों से नीचे देख रही थी। मरीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है, कैंसर कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल चुकी हैं, उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बचा है। डॉक्टर के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने नीचे देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी तेज और बर्फीली थी। अध्याय 423, 131। यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर _7। युन परिवार छोड़ने के बाद सुएंटोंग दिन भर सड़कों पर भटकता रहता था। रात को ओवरपास के नीचे सोता था और भूख लगने पर कूड़े के ढेरों से खाना ढूंढता था। एक मजबूत इंसान भी ऐसी कठिन परिस्थितियां सहन नहीं कर सकता था, और वह चुपके से उस पर नजर रख रही थी। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। जैसे ही वह निगरानी बंद करने वाली थी, वह अचानक बेहोश हो गया। उस पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने उसे फ़ोन किया, और हालांकि वह शुरू में परेशान नहीं होना चाहती थी, लेकिन मानो किसी शैतान के वश में होकर वह फिर भी चली गई। उसके अंतिम दिन कितने दयनीय थे, ये देखकर दुख हुआ। यह उसके कर्मों का फल था, वह इसी का हकदार था। सुएंटोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़ी युनशू को देखा और एक फीकी कमजोर मुस्कान के साथ कहा, शू, तुम आ ही गई। आखिर परेशानी तो तुम्हें ही तो देनी पड़ती है। युनशू ने उसे ठंडे लहजे में देखा। सिर्फ 1 महीना बचा है, बताओ क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है? सुएंटोंग ने हल्की खांसी करते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हें वो वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था? मैंने कहा था कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने वो वादा तोड़ दिया। मुझे माफ कर दो शू 8। मेरी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश बची है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। यह मेरी अंतिम प्रार्थना है, कृपया मुझे मन की शांति के साथ मरने दें। युनशू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ कोरी कल्पना। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। सुएंटोंग वहीं पर अविचलित पड़ा रहा, चुपचाप उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं।
योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। बायलून 2 दिनों तक बेहद चिंतित रहा, लेकिन इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि ये परिवार ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। गू चुनरोंग बाईरान के कमरे की सफाई में व्यस्त थी। भोज के अगले दिन बाईरान ने अपना सामान पैक किया, अपने बेटे और प्रेमी को साथ लिया और चली गई। उसने उस समय घोषणा की थी कि एक बार जब वह इस परिवार के दरवाजे से बाहर निकल जाएगी तो वह कभी वापस नहीं आएगी। मैं, बाईरान, आप में से किसी की भी ऋणी नहीं थी। अब से मेरा बाई परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये कहकर वह पीछे मुड़े बिना चली गई। यह एक ऐसी महिला का विशिष्ट मामला था जो अपनी माँ, थूक, अपने बड़े भाई और भाभी को भूल गई थी। गू चुनरोंग 2 दिनों तक कोसती रही, बाईरान को निर्दयी, बेशर्म और कृतघ्न कहकर कोसती रही और नौकरों को उसका कमरा खाली करने का आदेश दिया। बाईरान का कमरा घर का आखिरी कमरा था और वह उसे अपनी बेटी के भावी विवाह कक्ष के लिए साफ सुथरा करना चाहती थी। दोपहर में बाई शियांग शियांग स्कूल से घर आए और बोली कि वह पेई किंगहान से मिलना चाहती है। गू चुनरोंग ने तुरंत अपने हाथ से बनाया हुआ सुअर की पसली का सूप परोसा और बाई शियांग शियांग से कहा कि वह इसे श्री पेई के पास ले जाए। उसने बाई शियांग शियांग को श्री पेई से अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए, लेकिन विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वह किसी पुरुष के आकर्षण में न फंसे और आसानी से खुद को उसके हवाले न कर दे, क्योंकि जो पुरुष अपनी मनमानी करना जानते हैं वे अपने पास जो है उसकी कदर नहीं करते। बाई जियांग का चेहरा लाल हो गया था और वह वहां से चली गई। जब उसने ये कहा तो बायलून भी वहीं मौजूद थी और उसने बीच में टोकते हुए कहा, बच्चे से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? श्री पेई उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। गू चुनरोंग ने कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया, मुझमें क्या खराबी है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पेई किंगहान के सभ्य दिखने पर मत जाओ, कौन जाने अकेले में उसके क्या क्या इरादे होते हैं। मर्द, खासकर ताकत और पैसे वाले, सब अयाश होते हैं। मैं तो बस अपनी बेटी की चिंता कर रही हूँ और उसे समझा रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? अब तुम यहाँ बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम इतने काबिल हो तो मिस्टर पेई को खुश करने की कोशिश करना बंद करो। बायलून ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली और यह कहते हुए चली गई, बिल्कुल अनुचित। बाई शियांग शियांग विला पहुंची, थमस लेकर कार से बाहर निकली और ड्राइवर ने खिड़की नीचे करते हुए पूछा, मैडम, क्या मैं आपका बाहर इंतजार करूं? बाई शियांग शियांग ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, आप वापस जा सकते हैं, मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर बाई शियांग शियांग ने अपने बालों को संवारा, अपनी स्कर्ट को सीधा किया और सामने के दरवाजे तक चलकर घंटी बजा दी। कुछ देर बाद आहलिंग दरवाजे पर आए और उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर बोली, मिस बाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाई शियांग शियांग ने अपने हाथ में पकड़े थमस को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं श्री पेई से मिलने आई हूँ। आहलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर लोहे का फाटक खोला और कहा, कृपया अंदर आइए मिस बाई। आहलिंग बाई शियांग शियांग को बैठक कक्ष में ले गई और उसकी ओर मुड़कर बोली, मास्टर पेई अध्ययन कक्ष में हैं। मैं ऊपर जाकर उन्हें सूचित कर देती हूँ, मिस बाई कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। एक अर्थपूर्ण नज़र डालने के बाद एक नौकरानी तुरंत चाय डालने चली गई। खुद को रोक न पाने के कारण नौकरानी ने बाई शियांग शियांग पर 1-2 बार नजर डाली। वह नई थी और बाई शियांग शियांग को पहचानती नहीं थी, बस उसे ये लड़की खूबसूरत लगी। कहा जाता था कि इससे पहले कोई भी महिला मास्टर पेई के घर नहीं आई थी, इसलिए इस लड़की का मास्टर पेई के साथ कोई खास रिश्ता जरूर होगा। ध्यान भटकने के कारण चाय छलक गई और नौकरानी ने जल्दी से चायदानी नीचे रख दी, डर से सिर झुकाते हुए बोली, मुझे खेद है। उसे डांट पड़ने की आशंका थी क्योंकि उसने सुना था कि अमीर परिवारों की इन युवतियों का स्वभाव खराब होता है, जिसके लिए वह पहले काम करती थी। वह उसे छोटी छोटी बातों पर पीटती या लात मारती थी। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लड़की ने नरमी से कहा। अध्याय 422 131 यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर _6। उसने खुद को इतना नेक कारण दिया, फिर भी जब शांति छा जाती थी तो उस रात रोने वाली लड़की की छवि अनायास ही उसके दिमाग में आ जाती थी। वह वाक्य उसके दिमाग में लगातार गूंजता रहता था, चाहे वह उसे दूर भगाने की कितनी भी कोशिश करे। पापा, इस दुनिया में आपसे मुझसे ज्यादा प्यार करने वाला कोई नहीं है। बात यहाँ तक क्यों पहुँच गई? यूनिया उसकी सगी बेटी थी, फिर भी वह उससे इतनी नफरत और घृणा क्यों करने लगा था? क्या ये सिर्फ इसलिए था क्योंकि वह उसके घिनौने, अशोभनीय अतीत का सबूत थी? उसकी उपस्थिति उसे लगातार उसके पूर्व के बेतुके कृत्यों की याद दिलाती रहती थी। वह तो बस एक बच्ची थी, उसने क्या गलती की थी? स्पष्टतः गलती उसकी थी नहीं, गलती यूनशू की थी। अगर वह न होती तो ये सारी त्रासदी न होती और उसे अपनी जैविक बेटी का सामना ऐसे नहीं करना पड़ता, जिसके पास कहने के लिए कुछ न हो और जिसका दिल जटिलताओं से भरा हो। नहीं, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, यूनशू की कोई गलती नहीं थी, किसी की भी गलती नहीं थी। तो फिर गलती किसकी थी? उसका दिमाग उथल पुथल में था, मानो कोई तार खींच गया हो और दर्द से तड़प रहा हो। पापा, लंबे समय तक कोई प्रतिक्रिया न मिलने के बाद फोन पर लड़की की कोमल फुसफुसाहट सुनाई दी। उसकी आवाज लहरों वाले पानी पर चमकते साफ चांद की तरह, वसंत ऋतु की तरह नर्म, क्षण भर के लिए उसके मन की उथल पुथल को शांत कर रही थी। मुझे माफ करना, इस घटना के बारे में मुझसे गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि अगली बार ऐसा नहीं होगा। थोड़ी देर रुककर लड़की बोली, पापा, ज्यादा काम का बोझ मत डालिए, काम और आराम में संतुलन जरूरी है। जब समय मिले तो टीवी देखिए। वैसे क्या आपने आंटी आशियान का गायन कार्यक्रम देखा था? यूनशेन ने अपने होंठ कसकर बंद करते हुए कहा, मैंने किया है। यूनिया तुरंत हंस पड़ी। मुझे सच में उम्मीद नहीं थी कि आंटी आशियान इतना सुंदर गाएंगी। उनकी आवाज़ ने मुझे पहली बार दिव्य संगीत का सही अर्थ समझाया। पापा, क्या आपको नहीं लगता कि आंटी आशियान गाने के लिए ही पैदा हुई हैं और मंच पर अपनी चमक बिखेरने के लिए ही बनी हैं? इन विषयों ने दोनों के बीच की दूरी को सूक्ष्म रूप से कम कर दिया। यूनिया की बातें सुनकर यूनशेन को कांग जिनशियान के मंच पर प्रदर्शन करने की याद आ गई।
दरअसल उसे कांग जिनशियान के गाने से कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उसे सहज रूप से उसके सार्वजनिक रूप से इतने ज्यादा दिखने से चिढ़ थी। जहां तक कांग जिनसे की बात है, वह तो जिक्र करने लायक भी नहीं थी। पापा, क्या आप सुन रहे हैं? लड़की ने धीरे से पूछा। हाँ, वाह कितना अच्छा है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन पापा मुझसे इतनी शांति और सुकून से बात कर पाएंगे। ये तो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। चाहत और उम्मीद से भरी उस आवाज़ ने युनशेन के दिल की बर्फीली कठोरता को पिघला दिया। पापा, मैं अब आपको परेशान नहीं करूंगी, आप अपना काम करते रहिए। कुछ और शब्द कहकर युन्या ने पहल करते हुए फ़ोन काट दिया। युनशेन ने अंधेरी फ़ोन स्क्रीन की ओर देखा। उसकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं और उसकी उंगलियां अनायास ही फ़ोन पर अपनी पकड़ मजबूत कर रही थीं। दरवाजे के बाहर से सचिव की मधुर और मोहक आवाज़ आई, राष्ट्रपति युन, बैंक से कोई आया है। युनशेन ने अपना कॉलर सीधा किया और फ़ोन वापस अपनी जेब में रख लिया, फिर जाने के लिए मुड़ गया। वित्तपोषण के लिए बैंक से मंजूरी जरूरी थी, लेकिन बैंक के अध्यक्ष ली किसी कारणवश देरी कर रहे थे। समय सीमा नज़दीक आ रही थी, इसलिए इसे और टाला नहीं जा सकता था। उन्होंने कई उपहार भेजे थे, लेकिन अध्यक्ष ली का रवैया सरासर अनुचित था। इस बार उसे हर हाल में सौदा पक्का करना था। गुरुजी, मैं विमान में चढ़ने ही वाला हूँ। समय मिलते ही आपसे मिलने आऊँगा और तब तक आप और स्वामिनी मेरा स्वागत अवश्य कर लेंगे। आप दोनों को मेरी शुभकामनाएं। आपका छोटा सा शिष्य प्यार और स्नेह के साथ। संदेश पढ़ते ही युनिया के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कोई दलिया का एक कटोरा लेकर आए और उसे खुद युनिया को दिया, जिसने उसके सामने एक घूंट लिया। कोई की आंखें एक पल के लिए चमक उठीं और उसने धीरे से अपना सिर झुकाया। वैसे दादी कहाँ गईं? मैंने उन्हें नहीं देखा। फ़ोन कॉल आने के बाद वह महिला चली गई। कोई ने ईमानदारी से जवाब दिया। और आंटी जियान के बारे में क्या? एक एक करके वे घर पर नहीं थे, जो काफ़ी अजीब बात थी। मिस कांग अस्पताल में फॉलोअप चेकअप के लिए गई थीं। उनके साथ एक महिला को जाना था, लेकिन फ़ोन कॉल आने के कारण उन्हें जाना पड़ा, इसलिए मिस कांग अकेले ही गईं। दोपहर तक कांग जिन से लौट आए, लेकिन उसका चेहरा ठीक नहीं लग रहा था। युनिया ने उससे कुछ सवाल पूछे, लेकिन कांग जिन से बेचैन थी और जल्द ही अपना बैग लेकर चली गई। युनिया ने अपनी बाहें थोड़ी ऊपर उठाते हुए देखा। घर में अफरा तफरी मचने ही वाली थी। अस्पताल, उस जगह पर कीटाणुनाशक की तीखी गंध फैली हुई थी, जो मतली पैदा कर रही थी। युनशू ने अस्पताल के कमरे का दरवाजा धक्का देकर खोला और ऊंची एड़ी के जूते पहने हुए अंदर चली गई। अस्पताल के बिस्तर पर एक दुबला पतला बूढ़ा आदमी लेटा हुआ था। उसकी आंखें थोड़ी बंद थीं, मानो वह सो रहा हो। युनशू पलंग के सामने खड़ी थी और ठंडी निगाहों से नीचे देख रही थी। मरीज की हालत बहुत अच्छी नहीं है। कैंसर कोशिकाएं पूरे शरीर में फैल चुकी हैं। उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना बचा है। डॉक्टर के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। उसने नीचे देखते हुए अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसकी आंखों में ठंडी रोशनी तेज और बर्फीली थी। अध्याय 423, 131। यह वस्तु केवल मेरी है। तीसरा पहर अंडस्को 7। युन परिवार छोड़ने के बाद सुएंटोंग दिन भर सड़कों पर भटकता रहता था। रात को ओवरपास के नीचे सोता था और भूख लगने पर कूड़े के ढेरों से खाना ढूंढता था। एक मजबूत इंसान भी ऐसी कठिन परिस्थितियां सहन नहीं कर सकता था, और वह चुपके से उस पर नजर रख रही थी। उसे कुछ भी संदिग्ध नहीं लगा। जैसे ही वह निगरानी बंद करने वाली थी, वह अचानक बेहोश हो गया। उस पर नजर रखने वाले व्यक्ति ने उसे फ़ोन किया, और हालांकि वह शुरू में परेशान नहीं होना चाहती थी, लेकिन मानो किसी शैतान के वश में होकर वह फिर भी चली गई। उसके अंतिम दिन कितने दयनीय थे, ये देखकर दुख हुआ। यह उसके कर्मों का फल था, वह इसी का हकदार था। सुएंटोंग ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अस्पताल के बिस्तर के सामने खड़ी युनशू को देखा और एक फीकी कमजोर मुस्कान के साथ कहा, शूर, तुम आ ही गई। आखिर परेशानी तो तुम्हें ही तो देनी पड़ती है। युनशू ने उसे ठंडे लहजे में देखा। सिर्फ 1 महीना बचा है, बताओ क्या तुम्हारी कोई अधूरी इच्छा है? सुएंटोंग ने हल्की खांसी करते हुए धीरे से कहा, क्या तुम्हें वो वादा याद है जो मैंने तुमसे किया था? मैंने कहा था कि मैं जीवन भर तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने वो वादा तोड़ दिया। मुझे माफ़ कर दो शू 8। मेरी जिंदगी में बस एक ही ख्वाहिश बची है कि मैं तुम्हारे साथ रहूं। यह मेरी अंतिम प्रार्थना है। कृपया मुझे मन की शांति के साथ मरने दें। युनशू ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सिर्फ कोरी कल्पना। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई। पब फ्यूचर विज्ञापन। सुएंटोंग वहीं पर अविचलित पड़ा रहा, चुपचाप उसकी दूर जाती हुई आकृति को देखता रहा। उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी। फिर धीरे धीरे उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। बाइलुन 2 दिनों तक बेहद चिंतित रहा, लेकिन इस बात से राहत महसूस कर रहा था कि ये परिवार ने कोई परेशानी नहीं खड़ी की थी। गु चुनरोंग बाईरान के कमरे की सफाई में व्यस्त थी। भोज के अगले दिन बाईरान ने अपना सामान पैक किया, अपने बेटे और प्रेमी को साथ लिया और चली गई। उसने उस समय घोषणा की थी कि एक बार जब वह इस परिवार के दरवाजे से बाहर निकल जाएगी तो वह कभी वापस नहीं आएगी। मैं, बाईरान, आप में से किसी की भी ऋणी नहीं थी। अब से मेरा बाई परिवार से कोई संबंध नहीं है। ये कहकर वह पीछे मुड़े बिना चली गई। यह एक ऐसी महिला का विशिष्ट मामला था जो अपनी माँ, थूक, अपने बड़े भाई और भाभी को भूल गई थी। गु चुनरोंग 2 दिनों तक कोसती रही। बाईरान को निर्दयी, बेशर्म और कृतघ्न कहकर कोसती रही और नौकरों को उसका कमरा खाली करने का आदेश दिया। बाईरान का कमरा घर का आखिरी कमरा था और वह उसे अपनी बेटी के भावी विवाह कक्ष के लिए साफ सुथरा करना चाहती थी। दोपहर में बाई शियांग स्कूल से घर आए और बोली कि वह पेई किंगहान से मिलना चाहती है। गु चुनरोंग ने तुरंत अपने हाथ से बनाया हुआ सुअर की पसली का सूप परोसा और बाई शियांग से कहा कि वह इसे श्री पेई के पास ले जाए। उसने बाई शियांग को श्री पेई से अच्छे संबंध बनाने के लिए कुछ अतिरिक्त निर्देश भी दिए, लेकिन विशेष रूप से इस बात पर जोर दिया कि वह किसी पुरुष के आकर्षण में न फंसे और आसानी से खुद को उसके हवाले न कर दे, क्योंकि जो पुरुष अपनी मनमानी करना जानते हैं वे अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं करते।
बाई जियांग का चेहरा लाल हो गया था और वह वहां से चली गई। जब उसने ये कहा तो बाइलुन भी वहीं मौजूद थी और उसने बीच में टोकते हुए कहा, बच्चे से ऐसी बातें क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? श्री पेई उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं। पब फ्यूचर विज्ञापन। गु चुनरोंग ने कमर पर हाथ रखकर जवाब दिया, मुझमें क्या खराबी है? क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? पेई किंगहान के सभ्य दिखने पर मत जाओ, कौन जाने अकेले में उसके क्या क्या इरादे होते हैं। मर्द, खासकर ताकत और पैसे वाले, सब अयाश होते हैं। मैं तो बस अपनी बेटी की चिंता कर रही हूँ और उसे समझा रही हूँ। इसमें क्या बुराई है? अब तुम यहाँ बड़े बनने की कोशिश कर रहे हो, अगर तुम इतने काबिल हो तो मिस्टर पेई को खुश करने की कोशिश करना बंद करो। बाइलुन ने ठंडी सी झंझनाहट भरी आवाज निकाली और यह कहते हुए चली गई, बिल्कुल अनुचित। बाई शियांग विला पहुंची, थमस लेकर कार से बाहर निकली और ड्राइवर ने खिड़की नीचे करते हुए पूछा, मैडम, क्या मैं आपका बाहर इंतजार करूं? बाई शियांग ने एक पल सोचा और सिर हिलाते हुए कहा, आप वापस जा सकते हैं, मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर बाई शियांग ने अपने बालों को संवारा, अपनी स्कर्ट को सीधा किया और सामने के दरवाजे तक चलकर घंटी बजा दी। कुछ देर बाद आहलिंग दरवाजे पर आए और उसे देखकर आश्चर्यचकित होकर बोली, मिस बाई, आप यहाँ क्यों आए हैं? बाई शियांग ने अपने हाथ में पकड़े थमस को हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं श्री पेई से मिलने आई हूँ। आहलिंग ने अपनी आंखें सिकोड़कर लोहे का फाटक खोला और कहा, कृपया अंदर आइए मिस बाई। आहलिंग बाई शियांग को बैठक कक्ष में ले गई और उसकी ओर मुड़कर बोली, मास्टर पेई अध्ययन कक्ष में हैं। मैं ऊपर जाकर उन्हें सूचित कर देती हूँ, मिस बाई कृपया एक पल प्रतीक्षा करें। एक अर्थपूर्ण नज़र डालने के बाद एक नौकरानी तुरंत चाय डालने चली गई। खुद को रोक न पाने के कारण नौकरानी ने बाई शियांग पर एक दो बार नजर डाली। वह नई थी और बाई शियांग को पहचानती नहीं थी, बस उसे ये लड़की खूबसूरत लगी। कहा जाता था कि इससे पहले कोई भी महिला मास्टर पेई के घर नहीं आई थी, इसलिए इस लड़की का मास्टर पेई के साथ कोई खास रिश्ता जरूर होगा। ध्यान भटकने के कारण चाय छलक गई और नौकरानी ने जल्दी से चायदानी नीचे रख दी, डर से सिर झुकाते हुए बोली, मुझे खेद है। उसे डांट पड़ने की आशंका थी क्योंकि उसने सुना था कि अमीर परिवारों की इन युवतियों का स्वभाव खराब होता है, जिसके लिए वह पहले काम करती थी। वह उसे छोटी छोटी बातों पर पीटती या लात मारती थी। कोई बात नहीं, तुमने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, लड़की ने नरमी से कहा। अध्याय 424, 131 यह वस्तु केवल मेरी है, तीसरा पहर _8। छोटी नौकरानी ने अविश्वास से अपना सिर उठाया और देखा कि लड़की सोफे पर बड़े सलीके से बैठी है। उसका जीवन स्वभाव उसे प्रशंसा से भर देता है। लड़की की आंखों में दिख रही कोमल और सहनशील रोशनी ने उसके दिल में बसे डर को तुरंत शांत कर दिया। खुद को रोक न पाने के कारण उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कहा, मैडम सच में बहुत अच्छी हैं। बाई जियांग मुस्कुराए और बोली, आप यहाँ नए हैं, है ना? छोटी नौकरानी ने सिर हिलाकर हाँ कहा। आपका क्या नाम है? मैं शियाओ होंग हूँ। तभी बहन आहलिंग ऊपर से नीचे आई और बाई शियांग को एक जटिल निगाह से देखते हुए बोली, मास्टर पेई आपको बुला रहे हैं, कृपया मेरे साथ ऊपर आइए। एक इंसुलेटेड फूड कंटेनर लिए और शियाओ होंग की प्रशंसा भरी और आश्चर्यचकित निगाहों का पीछा करते हुए बाई शियांग आहलिंग के पीछे पीछे ऊपर चली गई। मन ही मन आहलिंग के मन में यह सवाल उठने लगा कि क्या मास्टर पेई को वाकई इस लड़की से लगाव हो गया है। मास्टर पेई को इतना सती इंसान नहीं होना चाहिए, भला वो इस तरह की लड़की को कैसे पसंद कर सकते हैं। बाई शियांग की कुछ समय तक सेवा करने के बाद और एक सतर्क स्वभाव की होने के कारण उसने गौर किया था कि इस लड़की के इरादे नेक नहीं थे और वह शायद जानबूझकर मास्टर पेई के करीब आ रही थी। वह दिखने में भी कोई खास सुंदर नहीं थी, बस एक आकर्षक महिला थी जिसकी आंखों में थोड़ी सी धूर्तता झलकती थी। बाहर ऐसी महिलाओं की भरमार थी। शायद इसका कारण ये था कि मास्टर पेई लंबे समय से किसी महिला के करीब नहीं रहे थे और इन छोटी मोटी चालों में आसानी से फंस जाते थे। हालांकि कई महिलाएं सफल नहीं हो पाई थीं, लेकिन ये लड़की सफल हुई। उसकी इस क्षमता के लिए उसकी सराहना करनी ही होगी। सिस्टर लिंग उन्हें अध्ययन कक्ष तक ले गईं और धीरे से दरवाजा खटखटाते हुए बोली, श्रीमान फू, मिस बाई आ गई हैं। अंदर से एक भावहीन आवाज आए, अंदर आ जाओ। धन्यवाद बहन आहलिंग, बाई जियांग ने अध्ययन कक्ष का दरवाजा खोलकर अंदर जाने से पहले कहा। अध्ययन में फू बाई ने बाई शियांग का गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ अभिवादन किया और कहा, मिस बाई, हम फिर से मिल रहे हैं। बाई जियांग ने विनम्रतापूर्वक सिर हिलाते हुए कहा, श्रीमान फू। फूबाई की निगाहें उसके द्वारा ले जाए जा रहे थर्मल कंटेनर पर टिकी थीं और वह रहस्यमय ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, अब मैं तुम्हारा तीसरा पहिया नहीं बनूंगा, अलविदा। इतना कहकर वह तेजी से अध्ययन कक्ष से निकल गया। बाई शियांग को लगा कि यह व्यक्ति काफी विचारशील है। उसने मेज पर बैठे व्यक्ति की ओर अपनी नजर उठाई, अपने होंठ सिकुड़े और उसके पास चली गई। किंगहान, मैंने अपने हाथों से सुअर की पसली का सूप बनाया है, क्या आप इसे चखना चाहेंगे? पेई किंगहान ने अपना सिर नहीं उठाया, उसकी निगाहें हाथ में मौजूद दस्तावेज पर टिकी थी। उसने उसे सरसरी तौर पर पढ़ा और धीरे से हम कहा। बाई शियांग सोच रही थी कि क्या ये दस्तावेज उससे भी ज्यादा आकर्षक थे, लेकिन उसने इस विचार को जबान से कहने की हिम्मत नहीं की। उसने गर्म डिब्बे को खोला, उसमें से एक छोटा कटोरा और चम्मच निकाला और सावधानी से आधा कटोरा सूप डाला। थोड़ा सूप उसके हाथ के पिछले हिस्से पर गिर गया और वह हल्की सी आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। अंततः इससे पेई किंगहान को होश आ गया। उसने उसकी ओर भौहें चढ़ाकर देखा। बाई शियांग ने मुंह फुलाते हुए खुद को अपमानित महसूस करते हुए कहा, थोड़ा दुख तो हुआ। पेई किंगहान ने दस्तावेज नीचे रखते हुए कहा, मैं आहलिंग से तुम्हारे लिए कुछ दवा लगवा दूंगी। बाई शियांग को उसकी असंवेदनशीलता पर गुस्सा आया, लेकिन उसने जल्दी से कहा, बस थोड़ा सा जल गया है, मैं आहलिंग बहन को परेशान नहीं करना चाहती। उसने सूप का कटोरा पेई किंगहान को देते हुए कहा, कृपया इसे चख कर देखिए, कैसा है? मैंने इसे कई घंटों तक धीमी आंच पर पकाया है।
पेई किंगहान ने एक घूंट लिया और फिर उसे नीचे रख दिया। अचानक भौहें चढ़ाते हुए उससे पूछा, क्या तुम आज स्कूल नहीं गई थी? घर पर सूप बनाने के लिए रुकी थी। बाई जियांग का चेहरा कुछ पल के लिए सख्त हो गया, लेकिन उसने तुरंत अपनी प्रतिक्रिया को छिपा लिया। उन्होंने बताया, आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसलिए मैंने घर पर छुट्टी ले ली। उसे उम्मीद थी कि पेई किंगहान चिंता जताते हुए कुछ शब्द पूछेगा, लेकिन उसने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। अपनी नज़रें दस्तावेजों पर वापस टिका दी। बाई शियांग को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आया। क्या इस आदमी में जरा भी दिल नहीं था? उसने कहा था कि वह बीमार है, फिर भी वह उदासीन था। वह इस छोटी सी बात से आंसू बहाने के कगार पर थी, लेकिन उसने फिर भी बनावटी मुस्कान बिखेरी, अपने दिल में दबी नाराजगी को दबाते हुए, और झुककर पूछा, क्या देख रहे हो? पेई किंगहान की आंखों में एक सिहरन दौड़ गई। उसने भौहें चढ़ाकर उसकी ओर देखा, जिससे बाई शियांग का दिल जोर से धड़कने लगा और वह सहज ही एक कदम पीछे हट गई। अभी अभी जो झलक उसने देखी, क्या उसे कोयला खदान शब्द दिखाई दिए? अध्याय 425 132 सैन्य अकादमी में आवेदन करें। स्वर्ग में बनी जोड़ी भाग 4। आहलिंग ने मुस्कुराते हुए अंदर आए लंबे हटे कट्टे आदमी का अभिवादन किया और कहा, युशेंग, तुम वापस आ गए। क्या भाई हान यहाँ हैं? उस आदमी ने रूखेपन से पूछा। ऊपर की ओर देखते हुए आहलिंग ने उत्तर दिया, वह है तो सही, लेकिन युशेंग एक अधीर व्यक्ति था, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। बोलते बोलते वह ऊपर की ओर बढ़ने लगा था। आहलिंग ने झट से उसे पकड़ लिया। रुको, अगर तुम अभी अंदर घुस गए तो श्री पेई नाराज हो जाएंगे। युशेंग ने इतना गहरा भौहें चढ़ा ली कि एक मक्खी भी उसमें फंस जाए। मुझे एक जरूरी काम है। भले ही यह बहुत जरूरी हो, आप अंदर नहीं जा सकते। श्री पेई के कमरे में एक महिला है। अगर वहां कोई महिला है तो क्या हुआ? युशेंग ने गुस्से में कहा और आहलिंग का हाथ झटक कर छोड़ दिया। जाते समय उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। आहलिंग ने पैर पटका। ये जिद्दी खच्चर, इसे माहौल का अंदाजा क्यों नहीं हो रहा? जैसे ही युशेंग दरवाजा खटखटाने ही वाला था, फूबाई अचानक बाहर आया, उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे झट से अपने साथ ले गया। तुम क्या कर रहे हो? युशेंग को इस बात से नफरत थी जब ये डरपोक लड़का उससे पंगा लेता था और उसका मन करता था कि वह उसे अपने कंधे पर उठाकर फेंक दे। फूबाई ने नाटकीय अंदाज में आंखें घुमाईं और कहा, प्लीज़, मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। तुम मुझे धन्यवाद भी नहीं देते और अब मुझे मारना चाहते हो। युशेंग ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया। मेरे इतने करीब मत आओ, सिर्फ इसके बारे में सोचने से ही मुझे उल्टी आने लगती है। फूबाई ने उसे घूरते हुए कहा, अरे चिड़चिड़े काले भालू, तुम्हारे पास पहले से ही बहुत सारी समस्याएं हैं। इस अध्ययन में कौन कौन शामिल हैं? एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ फूबाई ने कहा, एक महिला। सच में? मैं पूछ रहा हूं कि कौन? तुमने उसे पहले भी देखा होगा, वही लड़की है जो पिछली बार हुआंग ये से निकलकर बॉस के लिए गोली खाने गई थी। छी छी, किसने सोचा होगा, हमारे बॉस जो इतने तपस्वी लगते हैं, उन्हें भी कभी कभी मोह हो जाता है। वहां जाकर दखलंदाजी मत करो, वरना बॉस के मजे में खलल डालोगे तो बहुत बड़ा पाप करोगे। युशेंग की भौहें कसकर सिकुड़ गईं, वह बेहद नाखुश दिख रहा था। ये वह क्यों है? आपको क्या लगता था कि यह और कौन हो सकता है? युशेंग को उस महिला से स्वाभाविक रूप से घृणा हुई, क्योंकि उस घटना के दौरान उसने स्पष्ट रूप से देखा था कि भाई हान किसी मुसीबत में नहीं पड़ते। इसके बजाय इस दखलंदाज महिला ने उनके लिए गोली खाने की ठान ली, जिससे भाई हान अनावश्यक रूप से उसके ऋणी हो गए और युशेंग को लगा कि वह महिला पागल हो गई है। युशेंग, जिसे प्यार की समझ नहीं थी, ने सीधे सीधे पूछा, वह अंदर क्या कर रही है? शरारती मुस्कान के साथ फूबाई ने कहा, बेशक, वह बॉस के साथ रिश्ता बना रही है। वह भले ही जवान हो, लेकिन प्यार को संजोना आजकल का चलन है ना? जान बचाने वाले का एहसान भक्ति से चुकाना, वाह वाह, कितना रोमांटिक है। जीवन बचाने वाली कृपा के बारे में ये सब बकवास है। युशेंग ने थूका और फिर भी आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन फूबाई को उसे रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ी। इस काले भालू की अक्ल देखकर फूबाई अवाक रह गया। क्या उसे इंसानी भाषा समझ नहीं आती? जन्म से ही कुंवारा है ये। युशेंग बैठक कक्ष में हौंकते हुए बैठा था। आहलिंग जल्दी से उसके लिए चाय लेकर आए और बोली, चाय पी लो, थोड़ा आराम मिल जाएगा। युशेंग ने एक घूंट लिया और फिर अचानक सब कुछ थूक दिया। क्या तुम मुझे जलाकर मारना चाहते हो? आहलिंग ने बेबसी से सिर हिलाते हुए कहा, तुम्हारी आंतरिक अग्नि भड़क रही है। कुछ ही देर बाद बाई जियांग अध्ययन कक्ष से बाहर निकली और नीचे उतरते समय अपने हाथ में एक थमस लिए हुए थी। युशेंग उछलकर खड़ा हुआ और अध्ययन कक्ष की ओर बढ़ा और बाई जियांग के पास से गुजरते हुए उसने उसे गुस्से से घूरा। उसकी नज़रें इतनी भयावह थीं कि बाई जियांग का दिल भय से कांप उठा। कोई इतना क्रूर कैसे हो सकता है? बहन आहलिंग, रसोई कहाँ है? मुझे थमस धोना है। आहलिंग ने उससे वह बात ले ली और कहा, ऐसे काम तो नौकरों के लिए होते हैं। ये कहकर उसने शियाओ होन को उसे धोने का काम सौंपा और बाई शियांग को सोफे पर बैठकर आराम करने को कहा। बाई शियांग ने समय देखा, लगभग 8 बज रहे थे। कुछ ही देर में फुर्तीली जियाओ होंग हाथ में साफ किया हुआ थमस लेकर दौड़ी और उसे बाई जियांग को दे दिया। बाई जियांग ने ऊपर की ओर देखा, तो मैं अब चलती हूँ। आहलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं मिस बाई को बाहर तक छोड़ दूंगी। बाई जियांग ने एक बार फिर ऊपर की ओर देखा, फिर अनिच्छा और निराशा के मिले जुले भाव से वह चली गई। अभी समय था, बहुत सारे अवसर थे। उसने मन ही मन खुद को दिलासा दिया। 10 दिन बाद द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉइस के 3 एपिसोड पहले ही प्रसारित हो चुके थे। 10 दिनों से अधिक समय तक चली गहमागहमी के बाद शो की व्यूअरशिप, क्लिक रेट और चर्चा में जबरदस्त उछाल आया, जिससे ये चर्चा का एक चर्चित विषय बन गया। मिंग हान ने अपनी तीखी टिप्पणियों से ऑनलाइन गर्मागर्म बहस छेड़ दी, जो उनकी आमतौर पर आदर्श छवि से बिल्कुल उलट थी। लेकिन यह मानना पड़ेगा कि ऐसा किरदार बेहद आकर्षक था। मिंग हान एक बार फिर सनसनी बन गए।
माई झेंग और कांगले की बात करें तो उन्हें कार्यक्रम के सबसे लोकप्रिय कलाकारों में गिना जा सकता है। खासकर माई झेंग को अपने आकर्षक रूप, बहुमुखी शैली और प्रतिभा के दम पर मीडिया और प्रशंसकों ने उन्हें भावुक संगीत की नई लहर का नेतृत्व करने वाला राजकुमार बताया और वे निसंदेह शो के सबसे बड़े आकर्षण थे। हालांकि कांगले की लोकप्रियता माई झेंग जितनी नहीं थी, फिर भी वह अपनी साथी प्रतियोगियों से काफी आगे थीं। अपनी मनमोहक सूरत और मधुर आवाज के कारण प्रशंसकों और मीडिया ने उन्हें एंजल सिंगर का नाम दिया था। अध्याय 426 132 सैन्य अकादमी में आवेदन करना, स्वर्ग में बनी जोड़ी भाग 4_2। कुछ लोगों के लोकप्रिय होने के साथ ही वर्षों पहले प्रसारित हुए हिट रियलिटी शो माता पिता बच्चे की लड़ाई का जिक्र बार बार होने लगा और जी यून्या का नाम भी कई बार सामने आया। हालांकि मीडिया में आई एक धुंधली तस्वीर के अलावा आज तक उनकी कोई भी स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आई है। ये कहना गलत नहीं होगा कि वह काफी रहस्यमयी हैं। इसी बीच शेन लुओकुई प्रशिक्षण शिविर के लिए मेडागास्कर गई थी और खबर थी कि वह अगले साल के ओलंपिक खेलों की तैयारी के लिए कल की उड़ान से वापस लौटेंगी। ये खबर मिलते ही मीडिया हवाई अड्डे पर सुबह से ही जमा हो गया था, बस जिम्नास्टिक की राजकुमारी के आने का इंतजार कर रहा था। और आज से वार्षिक कॉलेज प्रवेश परीक्षा शुरू हो गई थी। यूनिया स्कूल के गेट पर सुबह से ही इंतजार कर रही थी जब उसने यानसोन को एक काली सेडान कार से बाहर निकलते देखा। उसकी आंखें चमक उठीं और जैसे ही वह उसकी ओर दौड़ने वाली थी, उसने देखा कि जून जियू, यान नानमो और यान के भी उसके पीछे कार से बाहर निकल रहे हैं। वह रुक गई और एक पेड़ के पीछे छिप गई। बेटा, परीक्षा में अच्छा करो, ये तुम्हारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण लड़ाई है। तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। जुआंग शियू ने उसका कॉलर ठीक किया और धैर्यपूर्वक उसे सलाह दी। शुरू में तुम्हारे तीसरे चाचा ने तुम्हारे लिए सीधे सेना में भर्ती होने की व्यवस्था की थी, लेकिन तुम्हारे पिता और मैंने इस पर पुनर्विचार किया। हमने फैसला किया कि तुम्हें सीधे सैन्य अकादमी में आवेदन करना चाहिए। तुम मेरे बेटे हो और मुझे तुम पर भरोसा है। मैं तुम्हें उन व्यर्थ के रास्तों पर नहीं चलने दूंगा। उसका बेटा इतना प्रतिभाशाली था तो क्यों न उसे सीधे सैन्य अकादमी में सर्वश्रेष्ठ अंकों के साथ प्रवेश दिलाया जाए और उसे एक अधिकारी बनाया जाए, बजाय इसके कि वह धीरे धीरे निचले स्तर से ऊपर उठे। इसके अलावा वह अपने बेटे को अच्छी तरह जानती थी। हर गर्मी की छुट्टियों में वह उसे जमीनी स्तर पर प्रशिक्षण के लिए भेजती थी, इसलिए निचले स्तर के सैनिकों के प्रशिक्षण का उसके बेटे के लिए कोई खास महत्व नहीं था। यान सोंग ने भी यही सोचा था, लेकिन जब उसके माता पिता राजधानी से लौटे और उन्होंने बताया कि यह उसके परदादा की इच्छा थी, तो उसने ज्यादा परवाह नहीं की और सहमत हो गया। अब जबकि उसके माता पिता ने अपना मन बदल लिया था, वह सूचना की प्रतीक्षा करते हुए कुछ और समय के लिए जियांगजो में रह सकेगा। जाओ, अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो, यान नानमो ने उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा। उसकी आवाज में गंभीरता थी। अपने परिवार का नाम खराब मत करो। यान सोंग एक खंभे की तरह सीधा और अकड़ा हुआ खड़ा था, जो यान नानमो से भी लंबा दिख रहा था। उसका युवा और आकर्षक चेहरा जीवंतता से भरा हुआ था और उसकी चमकती आंखें मोहक थीं। पिताजी, माताजी, मैं आपको निराश नहीं करूंगा, यान सोंग ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। जुआंग शियू का हाथ अपने हाथ में लिए हुए यान के ने यान सोंग को आंख मारते हुए कहा, भाई, मुझे तुम पर भरोसा है। तुम कॉलेज प्रवेश परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोच्च अंक अवश्य प्राप्त कर सकते हो। पूरी कोशिश करो। जुआंग शियू और यान नानमो का ध्यान न होने का फायदा उठाते हुए उसने जल्दी से यान सोंग के कान में कुछ फुसफुसाया। मैंने यून्या बहन को देखा। वह ठीक आपके पीछे 10 बजे एक पेड़ के पीछे खड़ी है। बोलने के बाद वह जल्दी से पीछे हट गया और जुआंग शियू की बांह हिलाते हुए बोला, माँ, चलो वापस चलते हैं। मैं आज बहुत जल्दी उठ गया था और मुझे नींद आ रही है। जुआंग शियू ने उसे घूरकर कहा, हम तुम्हारे भाई को अंदर जाते हुए देखने के बाद ही चले जाएंगे। यान के मन ही मन सोचने लगा, मेरे भाई के अंदर जाने के बाद मैं यून्या बहन के साथ कैसे घुल मिल पाऊंगा। हे मेरी प्यारी माँ, कृपया यहाँ दखलंदाजी मत करो। यान सोंग ने अपने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, आप सब वापस जाए, मैं परीक्षा कक्ष में जा रहा हूँ। बोलते बोलते वह मुड़ा और तेजी से स्कूल की ओर चल पड़ा। अपने बच्चों को स्कूल लेकर आए कई माता पिता छात्रों के परीक्षा समाप्त होने और बाहर आने तक स्कूल के गेट पर ही इंतजार करने की योजना बना रहे थे। जुआंग शियू भी स्कूल के गेट पर इंतजार करना चाहती थी, लेकिन यान के को यह मंजूर नहीं था। मौसम पूर्वानुमान के अनुसार आज तापमान 30 डिग्री से ऊपर रहेगा। मेरे भाई को 2 घंटे परीक्षा देनी है। क्या आप चाहती हैं कि हम 2 घंटे धूप में खड़े रहें? मैं तो झुलस जाऊंगी। मेरा भाई बच्चा नहीं है, वह खुद वापस जा सकता है। आह माँ, चलिए चलते हैं, यान के ने जुआंग शियू को हड़बड़ी में कहा, मानो उसे वहां से ले जाना चाहती हो। जुआंग शियू ने पूरब की ओर चमकते सूरज पर एक नज़र डाली। सुबह से ही थोड़ी गर्मी लग रही थी। उसने बेबसी से कहा, ठीक है, हम दोपहर करीब 12 बजे तुम्हारे भाई को लेने वापस आएंगे और बाहर खाना खाएंगे। यान नानमो ने माँ बेटे की जोड़ी को देखा और हताशा से सिर हिलाते हुए कहा, मैं काम पर जा रहा हूँ। मैं दोपहर को अपने कार्यालय के पास से आसोन को ले आऊँगा। मैं फूडे रेस्टोरेंट में पहले से ही एक टेबल बुक करवा लूँगा। वे 2 अलग अलग कारों में आए थे। यान नानमो, जिन्हें काम पर जाने के लिए समय की कमी थी, एक जिम्मेदार पिता होने के नाते यानसोन को परीक्षा हॉल तक छोड़ने के लिए थोड़ा रास्ता बदल लिया। यान नानमो के जाने के बाद एक और स्कोडा कार आकर रुकी और दोनों घर जाने के लिए कार में बैठ गए। यान के ने रियरव्यू मिरर में देखा और जैसा कि उम्मीद थी, उसने अपने भाई को स्कूल से बाहर आते हुए देखा। उसके होंठों के कोने मुस्कान से ऊपर उठ गए। जुआंग शियू ने उसकी तरफ देखा। क्या देख रहे हो? वह अपना सिर वापस मोड़ने ही वाली थी। हड़बड़ी में यान के ने उसकी बांह पकड़ ली और उसे अपना सिर घुमाने से रोकते हुए कहा, माँ, मेरे पेट में अचानक थोड़ा दर्द हो रहा है। जुआंग जियू का ध्यान सचमुच भटक गया और उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ? क्या ये गंभीर है? क्या हमें अस्पताल जाना चाहिए? अध्याय 427 132 सैन्य अकादमी में आवेदन करना 4 अपडेट_3।
यूनिया ने यानसोंग के 4 सदस्यीय परिवार को स्नेहपूर्वक बातचीत करते हुए देखा। वातावरण गर्मजोशी से भरा हुआ था और वह भाई यान के लिए खुश होकर अपने होठों को ऊपर की ओर मोड़ने से खुद को रोक नहीं सकी। वह एक गर्मजोशी भरे और प्यार करने वाले परिवार में पले बड़े थे और हालांकि वह बाहर से अलग थलग दिखते थे, लेकिन वास्तव में वह अंदर से दयालु और गर्मजोशी वाले थे, जिसका बहुत कुछ श्रेय उनके परिवार के पालन पोषण को जाता है। खुद को देखकर पहली बार उसे लगा कि शायद वह भाई यान के योग्य नहीं है। उसने तुरंत इस विचार को खारिज कर दिया। यानसोंग को अंदर आते देख वह एक पेड़ के तने से टिक गई और उसे संदेश भेजने के लिए अपना फोन निकाला। भाई यान, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए शुभकामनाएं। उसने अभी संदेश भेजा ही था कि उसे तुरंत जवाब मिल गया। ऊपर देखें। यूनिया का दिल जोर से धड़कने लगा और जैसे ही उसने नजरें नीचे की, उसकी नज़र में पुरुषों के सफ़ेद स्नीकर्स की एक जोड़ी दिखाई दी। जूतों की एकदम साफ सतह पर धूल का कोई निशान नहीं था और शाखाओं से छनकर आती धूप उन पर नाच रही थी। वह धूप मानो गर्माहट से भरी हो, धीरे धीरे उसके दिल में फैल गई और उसके पूरे शरीर में एक गहरा दर्द भर दिया। उसने ऊपर देखा तो पाया कि एक लंबा और आकर्षक युवक धूप में आराम से खड़ा था, एक कंधे पर बैग लटकाए, हाथ जेब में डाले, सिर थोड़ा ऊपर उठाए हुए। उस आमतौर पर गंभीर चेहरे पर एक कोमल और बेफिक्र मुस्कान थी, जिसने उसकी पूरी दुनिया को रोशन कर दिया। भाई यान, क्या आप परीक्षा हॉल में नहीं जा रहे थे? उसने आश्चर्य से चमकती आंखों से पूछा। यानसोंग ने उसके बालों को सहलाते हुए कहा, अगर तुम मुझे नहीं देख पाती तो क्या तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं हो जाती? यूनिया ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, कोई बात नहीं, मुझे बस आपको अंदर जाते हुए देखना है। भाई यान, कॉलेज प्रवेश परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बाहर से आपका हौसला बढ़ाऊंगी, यूनिया ने हौसला बढ़ाते हुए कहा। यानसोंग ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए, परीक्षा हॉल के बाहर इंतजार मत करो। आज बहुत गर्मी है, लू लगने से सावधान रहो। यूनिया ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है भाई यान, आपको जल्दी अंदर आना चाहिए, देर मत कीजिएगा। अच्छे बच्चे बनो, पहले वापस जाओ, मैं परीक्षा कक्ष में चला जाता हूँ। यूनिया ने अपने होंठ सिकोड़ लिए। भाई यान ने उसके इरादे भांप लिए थे। वह परीक्षा के दौरान उसके साथ रहने के लिए परीक्षा हॉल के बाहर रुकना चाहती थी। वह हर पल उसके साथ रहना चाहती थी। उसने सड़क के उस पार स्थित कॉफ़ी शॉप की ओर इशारा करते हुए कहा, भाई यान, क्या मैं कॉफ़ी शॉप में आपका इंतजार कर सकती हूँ? मैं जाना नहीं चाहती, मैं बस आपके जितना हो सके करीब रहना चाहती हूँ। उसकी कोमल और मधुर आवाज़ सुनकर यानसोंग का दिल बेबस होकर पिघल गया और उसने प्यार से उसकी नाक को सहलाते हुए कहा, ठीक है, मैं जल्दी बाहर आ जाता हूँ और हम साथ में दोपहर का भोजन करेंगे। यूनिया के चेहरे पर एक शानदार मुस्कान फैल गई। ठीक है। यानसोंग को परीक्षा हॉल में जाते देख यूनिया सड़क के उस पार स्थित कॉफ़ी शॉप की ओर चली गई, एक खिड़की के पास बैठ गई, एक कैपुचिनो का ऑर्डर दिया, अपनी ठुड्डी को हाथों पर टिका लिया और अनमने ढंग से सामने वाले स्कूल को देखने लगी। समय चुपचाप बीतता गया। सूर्य पूरब से नीचे आ गया, उसकी किरणें धरती को झुलसा रही थीं। दक्षिणी तटीय शहर अपने सबसे गर्म दौर में प्रवेश कर रहा था। यूनिया मेज पर धुंधली पड़ी थी, उसे पता ही नहीं चला कि कब सो गई। उसने एक छोटा सा सपना देखा जिसमें भाई यान जा रहा था और वह ट्रेन के पीछे भागी, दौड़ती रही जब तक कि वह जमीन पर बुरी तरह गिर नहीं गई और असहाय होकर ट्रेन को दूर जाते हुए देखती रही। भाई यान, वह अचानक जागते हुए चिल्लाए। वह असमंजस में इधर उधर देखने लगी और धीरे धीरे उसे होश आया। इसी समय एक वेट्रेस पास आए और चिंता से पूछने लगी, मैडम, क्या आप ठीक हैं? यूनिया ने देखा कि सड़क के उस पार स्थित स्कूल से छात्र बाहर आ रहे थे। उसने अपने बटुए से 100 युआन निकाले, मेज पर पटके और अपना बैग लेकर दौड़ पड़ी। कॉफ़ी शॉप से बाहर निकलते ही उसे गर्मी का तेज झोंका लगा, जिससे उसे एक पल के लिए चक्कर आने लगे और गर्म मौसम के बावजूद उसके हाथ पैर अभी भी बर्फ की तरह ठंडे थे। जैसे ही वह सड़क पार करने वाली थी, उसे लगा कि उसने भाई यान को निकलते देखा है और वह उन्हें हाथ हिलाने ही वाली थी कि तभी अचानक उसने एक जानी पहचानी जगुआर कार को रुकते देखा। जूंग जियू एक चोंगसम पहने हुए, हाथ में एक छोटी पश्चिमी शैली की छतरी लिए हुए बाहर निकली। यूनिया के कदम लड़खड़ा गए और वह एक कदम पीछे हट गई। यानसोंग ने भी उसकी ओर देखा और उसके पास जाने ही वाला था कि यूनिया ने हल्के से अपना सिर हिलाकर उसे मना कर दिया। यानसोंग ने भौहें चढ़ाईं, लेकिन उसी क्षण जूंग जियू छाता लेकर आ गई और रुमाल से उसका माथा पोंछते हुए बोली, आह सोंग, जल्दी से कार में आकर खुद को ठंडा कर लो। कार में बैठने से पहले यानसोंग ने यूनिया पर आखिरी नज़र डाली। यूनिया ने यानसोंग को कार में बैठते हुए देखा, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर इस तरफ चलने लगी। यानके ने यानसोंग को आंख मारी और अचानक चिल्लाकर कहा, अरे, क्या वह यूनिया बहन नहीं है? उसने सड़क पार कर रही लड़की की ओर इशारा करते हुए कहा। जुआंग शियू ने हैरानी से आंखें चौड़ी करते हुए देखा, ये यूनिया है। उसने कार का दरवाजा खोला, अपना छोटा छाता ऊपर उठाया और यूनिया की ओर चल पड़ी। अध्याय 428, 132 सैन्य अकादमी में आवेदन करना, स्वर्ग में बनी जोड़ी भाग 4_4। कार के अंदर यानके ने जूंग जियू को देखा जो यूनिया से कुछ देर बातें कर रही थी, फिर वे दोनों कार की ओर चल पड़े। उसने यानसोंग से फुसफुसाते हुए कहा, भाई, माँ यूनिया बहन को बहुत पसंद करती हैं, अगर उन्हें तुम दोनों के डेटिंग के बारे में पता भी चल जाए तो शायद उन्हें खुशी ही होगी, है ना? तो फिर छुप छुप कर मिलने की क्या ज़रूरत है? यानसोंग का चेहरा भावहीन बना रहा और उसने कुछ नहीं कहा। उन्हें भी यह जानने की जिज्ञासा थी कि ऐसा क्यों है। यानके ने हल्की हंसी के साथ अपनी बाहें उठाईं और कहा, दरअसल मुझे लगता है कि मुझे जवाब पता है। यानसोंग ने उसे एक नज़र डाली। यानके खिलखिलाकर हंसी, तुम दोनों नाबालिग हो, ये तो बस मासूम प्यार है। हमारी दकियानुसी माँ तो इन दोनों को अलग करने की पूरी कोशिश करेंगी। चाहे वो यूनिया बहन को कितना भी पसंद करती हो, अपने बेटे से बढ़कर तो कुछ नहीं हो सकता, है ना? इसलिए जब तक तुम दोनों बालिग नहीं हो जाते तब तक छुपकर ही प्यार करते रहो। फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा और माँ को कोई आपत्ति नहीं होगी।
यानसोंग ने मन ही मन सोचा कि उस छोटे बदमाश ने आखिरकार कोई चतुराई भरी बात कह ही दी। छोटे भाई यान ने आंखें घुमाते हुए कहा, भाई चिंता मत करो, मैं भविष्य में तुम्हारी जगह ले लूंगा और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि माँ को कभी पता न चले। यानसोंग ने उसे तिरछी नज़र से देखा, उपहास उड़ाते हुए कहा, साफ साफ बताओ तुम्हें क्या चाहिए। यान के फूट फूट कर बोली, अपने भाई की मदद करके मैं और क्या सोच सकती हूँ। भाई तुम मेरे बारे में इतना बुरा कैसे सोच सकते हो, इससे तुम्हारे छोटे भाई का दिल सचमुच टूट जाता है। यानसोंग ने जवाब में नाक से कुड़ी। इसी क्षण कार का दरवाजा खुला और यूनिया और फिर जुआंग शियू एक के बाद एक अंदर बैठ गईं। कार 7 सीटों वाली थी, जिसमें पीछे की 2 पंक्तियां थीं। यानसोंग और यान के सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे थे, जिससे उनके आगे की 2 सीटें खाली रह गईं। यूनिया ने यान के और यानसोंग की ओर सिर घुमाकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई यान, छोटे भाई यान, हमें मिले हुए बहुत समय हो गया है। यान के ने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया, बहन यूनिया, पिछली बार जब मैंने तुम्हें देखा था उससे भी अधिक सुंदर हो गई हो। यानसोंग ने यूनिया की ओर देखा और अपनी पलकें झुका लीं। उसके चेहरे पर साफ भाव था, जैसे वह कह रहा हो, मुझसे दूर रहो। सचमुच काफी लंबा समय बीत चुका था, ठीक 2 घंटे। जुआंग शियू ने यानसोंग को घूरते हुए कहा, यूनिया तुम्हें नमस्कार कर रही है और तुम्हें जवाब देने की तमीज तक नहीं है। यूनिया ने उसकी आस्तीन खींचते हुए कहा, जुआंग आंटी, कोई बात नहीं। भाई यान परीक्षा से थक गए होंगे, उन्हें परेशान न करें और उन्हें शांति से आराम करने दें। जुआंग जियुए ने कहा, यूनिया तुम सचमुच एक विचारशील और दयालु लड़की हो। यूनिया के गाल गर्म हो गए और उसे अत्यधिक गर्मी लगने के डर से जूंग जियू ने उसे जल्दी से बैठने के लिए कहा और उसे पानी पिलाने के लिए पानी की बोतल का ढक्कन खोला। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। फुडे रेस्टोरेंट। जुआंग शियू ने यान नानमो के सचिव का नाम लिया और वेटर तुरंत उन चारों को सम्मानपूर्वक दूसरी मंजिल पर एक निजी कमरे में ले गया। यान के जुआंग शियू के साथ हाथ में हाथ डालकर आगे आगे चल रही थी, जबकि यूनिया और यानसोंग उसके पीछे पीछे चल रही थीं। यानसोंग यूनिया के करीब आया, ये देखकर कि आसपास कोई नहीं था और यान के जूंग जियू से कुछ ऐसा कह रहा था जिससे वह दिल खोलकर हंस रही थी। उसने चुपके से यूनिया का हाथ पकड़ लिया। यूनिया अपना हाथ छुड़ाना चाहती थी, लेकिन यानसोंग ने उसे इतनी मजबूती से पकड़ रखा था। घबराकर उसने सामने जूंग जियू की पीठ की ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, भाई यान, आप पागल हो रहे हैं, जल्दी से हाथ छोड़ दीजिए। यानसोंग ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, छोड़ूंगा नहीं। यूनिया बेबस थी, भाई यान बस करो, अगर आंटी जुआंग को पता चल गया तो हम दोनों का काम तमाम हो जाएगा। यानसोंग को अंदर से थोड़ी घुटन महसूस हो रही थी। वह जानता था कि यूनिया अच्छे इरादों से जूंग जियू से अपने रिश्ते को छिपा रही थी, फिर भी उसे असहज महसूस हो रहा था, जैसे वे चोर हों। आगे कोने से मुड़ते ही यान के और जुआंग शियू की आकृतियां गायब हो गईं। यानसोंग ने अचानक यूनिया को दीवार से सटा दिया, अपना सिर झुकाया और उसके होठों को अपने होठों से चूमते हुए जोर से मरोड़ने लगा। शुरू में संघर्ष करने के बाद यूनिया के पास जल्द ही आज्ञा मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। इस समय उसे उकसाने से वह न जाने क्या क्या कर बैठेगा। भाई तुम दोनों वहां पीछे क्यों सुस्ती दिखा रहे हो। यान के कोने से वापस आया और अपना सिर बाहर निकालकर उन दोनों को उनके भावुक चुंबन के बीच में पकड़ लिया और एक गहरी सांस ली। अरे या वाह, दिन दहाड़े वे इतने हताश हो गए थे। उसने 2 बार जीभ चिटकाई और जुआंग शियू की आवाज़ सुनी, क्या बात है, यूनिया कहाँ है, वह अभी तक क्यों नहीं आई। यान के ने उन दोनों को जीभ चिढ़ाते हुए कहा, फिर जुआंग शियू के पास वापस आकर बोला, बहन यूनिया के जूते का फीता खुल गया है, इसलिए वो उसे बांध रही हैं। ये जगह मेरे भाई का पसंदीदा ठिकाना है, चलो पहले अंदर चलते हैं। उनकी आवाज़ें दूर तक सुनाई देती रहीं और यूनिया ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर उसे धक्का दिया और गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम ऐसा करते रहे तो मैं तुमसे अब और बात नहीं करूंगी। यानसोंग ने अपने होंठ हाथ से पोंछे और यूनिया की ओर थोड़ा शरारती मुस्कान के साथ कहा, मुझसे बात नहीं कर रही हो, क्या तुम सच में इसे बर्दाश्त कर पाओगी। यूनिया ने हार मान ली। ठीक है। उसके नियम तेजी से अप्रभावी होते जा रहे थे। भाई यान के जल्द ही चले जाने और शायद लंबे समय तक एक दूसरे से न मिल पाने की बात सोचकर उसके मन में उदासी की लहर दौड़ गई। ये सारे नियम भाड़ में जाएं। बेशक मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती, यूनिया ने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको जब चाहे मुझे परेशान करने का अधिकार मिल जाता है। यानसोंग ने अपनी ठुड्डी ऊपर उठाते हुए कहा, मैंने तुम्हें तंग किया, क्या तुम्हें इसमें थोड़ा भी मजा नहीं आया। अध्याय 429 132 सैन्य अकादमी में आवेदन करना, स्वर्ग में बनी जोड़ी भाग 4/5। यूनिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने अपना हाथ उठाकर उसे दूर धकेलते हुए कहा, तुम क्या बकवास कर रहे हो। यानसोंग ने धीरे से मुस्कुराते हुए उसके कान के पास झुककर फुसफुसाया, योजना में बदलाव हो गया है। मैं स्नातक छात्र के रूप में सैन्य विद्यालय में आवेदन करने जा रही हूँ, इसलिए सूचना आने से पहले मुझे तुम्हारे साथ अधिक समय बिताने का मौका मिलेगा। खुश हो। यूनिया ने उसकी ओर एक नज़र डाली। सैन्य विद्यालय में दाखिला लेने का मतलब है कि स्नातक होने पर सीधे अधिकारी बन जाना। इसके अलावा यान परिवार के समर्थन से भविष्य की संभावनाएं असीमित थीं। उसने जोर से सिर हिलाया और खुद को उसकी बाहों में झोंकते हुए उसकी गर्दन को गले लगा लिया। खुश। एक दिन अगर भाई यान उच्च पद और शक्ति प्राप्त कर लेते हैं तो उनके सामाजिक स्तर तक उसके जैसी किसी व्यक्ति की पहुंच आसान नहीं होगी। उसे और भी बेहतर बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी, इतनी कुशल कि उनके साथ खड़े होने पर कोई भी उस पर सवाल न उठा सके। भाई यान, हमें मिलकर कड़ी मेहनत करनी होगी। तभी अचानक एक धीमी खांसी की आवाज़ सुनाई दी। यूनिया चौंक गई और उसने अचानक उसे छोड़ दिया। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि यान नानमो गलियारे के प्रवेश द्वार पर खड़ा है। उसे नहीं पता था कि वह कब से देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और उसने उन दोनों को देखते हुए कहा, चिंता मत करो, मैंने कुछ नहीं देखा। यूनिया का चेहरा और भी लाल हो गया जब उसने धीरे से कहा, अंकल यान।
यान नानमो ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और उन दोनों के पास से गुजरते हुए अंदर चले गए। यान सोंग का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने चुपचाप अपने दांत पीसे। यान नानमो के नज़रों से ओझल हो जाने के बाद यून्या ने एक हल्की सी आह भरी। यान सोंग ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, चिंता मत करो, अगर कुछ भी हो जाए तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। दरअसल यून्या यान नानमो से थोड़ी डरी हुई थी। एक अधिकारी में ईमानदारी की भावना बहुत प्रबल होती है और भाई यान के पिता होने के नाते क्या वह उनके आलिंगन को देखकर यह गलत समझ लेंगे कि यून्या उनके बेटे को बहका रही है और फिर आंटी जून को बता दे। आंटी जून को भी शायद वह पसंद नहीं आएगी, तो फिर वह क्या करे। असल में वह ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही थी। यान नानमो को उनके रिश्ते के बारे में पहले से ही पता था। पहले तो उन्हें यून्या की पृष्ठभूमि से थोड़ी आपत्ति थी, लेकिन बाद में उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। जब तक उनके बेटे को वह पसंद थी और यून्या वाकई असाधारण रूप से प्रतिभाशाली थी, तब तक वह उनके बेटे के लिए पूरी तरह से योग्य थी। उसने फिलहाल इस मामले को अनदेखा करने का फैसला किया। हालांकि यूए के बारे में इसे अभी गुप्त रखना होगा। जब बच्ची बड़ी हो जाएगी और अगर उनके रिश्ते में कोई बदलाव नहीं आता है तो इस बारे में तब बात की जा सकती है। लेकिन अभी अभी उन दोनों के स्नेहपूर्ण व्यवहार को याद करते हुए उसे अपने और यूयू के बचपन की याद आ गई। हालांकि लड़कियों को रिझाने में इस लड़के की कला उसके पिता की कला के मुकाबले कुछ भी नहीं थी। यूनिया और यान सोंग एक के बाद एक निजी कमरे में दाखिल हुए। यान नानमो मेज के शीर्ष पर बैठे थे, आंटी जून उनके दाहिनी ओर थी और उनके बगल वाली सीट खाली थी। यूनिया को अंदर आते देख उन्होंने उसे इशारा किया, आओ यूनिया, आंटी के बगल में बैठो। यूनिया ने अपने होंठ सिकुड़े और आगे बढ़ने ही वाली थी कि तभी यान के अचानक कहीं से प्रकट हुई और धड़ाम से बैठ गई। मैं माँ के बगल में बैठना चाहता हूँ। यूनिया ने अपने कदम रोक दिए और यानके के बगल में बैठ गई। आंटी जुआंग ने यानके को थोड़ा डांटा, लेकिन वह टस से मज नहीं हुआ। कुछ न कर पाने के कारण उन्होंने यूनिया को क्षमा भरी मुस्कान देते हुए कहा, यह बच्चा बहुत शरारती है, इसे दिल पर मत लो यूनिया। पब फ्यूचर विज्ञापन। यूनिया ने सिर हिलाया और मुस्कुराए। इसी समय यानसोंग लापरवाही से अपने हाथों को जेब में डाले हुए अंदर आया और बेपरवाही से एक सीट चुन ली जो संयोगवश यूनिया के बगल में थी। यान नानमो ने मुस्कुराते हुए उन दोनों को देखा और यूनिया ने अपनी पलकें झुका लीं, क्योंकि उसे उस तरह की नज़र का सामना करने में थोड़ी शर्म आ रही थी। यानसोंग ने अपनी आंखें सिकुड़ी और उसने और यान नानमो ने एक दूसरे की ओर देखा। यान नानमो ने एक बार खांसा और सबसे पहले नज़रें हटा लीं। सभी व्यंजन परोसे जाने के बाद आंटी जून ने सबको खाने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने एक मोटा सा झींगा उठाया और उसे यूनिया के कटोरे में रख दिया। यानके ने नाराज़गी से मुंह बनाते हुए कहा, माँ आप पक्षपाती हैं, मैं आपका सगा बेटा हूँ। ठीक है माँ, अभी तुम्हारे लिए एक लाती हैं, उसने कहा और उसके कटोरे के लिए एक और भी बड़ा झींगा चुना। आंटी जून महत्वपूर्ण मामलों में अपने बेटों के प्रति सख्त थी, लेकिन रोज़मर्रा की जिंदगी में वे अक्सर उदार रहती थी, खासकर छोटे बेटे यानके के प्रति। मीठी बातें करने वाला और बेटी की तरह सलीकेदार होने के कारण वह आंटी के दिल के बहुत करीब था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह माहौल को भांपना जानता था और आंटी जून उसे खूब लाड़ प्यार करती थी, जिससे यानके थोड़ा बिगड़ गया था, लेकिन आंटी को यही पसंद था। खाने की मेज पर आमतौर पर ज़्यादा नियम कानून नहीं होते थे, अपने परिवार के साथ इतनी गंभीरता दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसलिए उसने यानसोंग से पूछा, आज सुबह परीक्षा कैसी रही। यानसोंग ने उदासीनता से जवाब दिया, सब ठीक रहा। क्योंकि बच्चा हमेशा अपने मन की बात अपने तक ही रखता था, इसलिए ठीक है का मतलब काफ़ी अच्छा होता था। आंटी जुआंग को अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। दोपहर में भी अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। टेबल के नीचे यानसोंग का बड़ा हाथ चुपके से आगे बढ़ा और यूनिया की जांघ पर सहलाने लगा। यूनिया का चेहरा सख्त हो गया, लेकिन उसे ऐसा दिखाना पड़ा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अचानक चॉपस्टिक पकड़े हुए उसका हाथ कांप उठा और चॉपस्टिक मेज पर धड़ाम से गिर पड़ी। आंटी जुआंग ने मुड़कर देखा, क्या हुआ। यूनिया के गाल लाल हो गए थे। उसने शांति से चॉपस्टिक उठाए और मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं। अध्याय 430 132 सैन्य अकादमी में आवेदन करें। स्वर्ग में बनी जोड़ी भाग 4/6। जुआंग शियू ने देखा कि यूनिया का चेहरा बहुत लाल हो गया है और वह चिंता से पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या तुम्हें लू लग गई है? तुम्हारा चेहरा इतना लाल क्यों है? यूनिया ने अपने गालों पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, शायद खाने के बाद गर्मी लग रही है। जुआंग शियू ने जल्दी से वेटर को बुलाया और कमरे का तापमान थोड़ा और कम करने को कहा। यूनिया ने महसूस किया कि वह हाथ और अधिक उद्दंड होता जा रहा है। उसने चुपचाप अपने छोटे हाथ से उस उपद्रवी हाथ को पकड़ लिया और हथेली के पिछले हिस्से पर जोर से घुमा दिया। यानसोंग की भौहें फड़क उठी, लेकिन वह बिल्कुल सामान्य दिख रहा था। यानके ने अचानक कहा, भाई तुम्हारा हाथ कहाँ छू रहा है? यूनिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। यानसोंग ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। जुआंग शियू और यान नानमो दोनों यानके की बातों से आकर्षित हुई और अवचेतन रूप से यानसोंग की ओर देखने लगीं। यानके ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यहाँ इतना बड़ा मच्छर है। भाई मुझे कभी पता ही नहीं चला कि आप इतने विचारशील हैं। बहन यूनिया के लिए मच्छरों को भगाने का काम भी करते हैं। यूनिया ने राहत की सांस ली, लेकिन उसे लगा कि यानके के शब्दों में कुछ गड़बड़ है। यानसोंग ने उसे एक नज़र से देखा और उसकी आंखों में छिपे खतरे और चेतावनी को केवल यानके ही समझ सका। जुआंग जियू ने इन तीनों के बीच चल रही अंदरूनी बातों पर ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय मच्छर पर ध्यान केंद्रित किया। एयर कंडीशन कमरे में मच्छर कैसे हो सकते हैं? ये तो सरासर गैर जिम्मेदाराना है। अगर किसी मेहमान को मच्छर काट ले तो क्या होगा? यान नानमो मुस्कुराए और खाना जारी रखा। यूयू पहले काफ़ी होशियार थी, अब उसकी प्रतिक्रिया धीमी हो गई है। यूनिया ने कुछ निवाले खाए और फिर बाथरूम जाने का बहाना बनाकर उठ खड़ी हुई। बाथरूम से बाहर आकर उसने ठंडा पानी लेकर अपने चेहरे पर छिड़का, जिससे गर्मी दूर हुई और उसने गहरी सांस ली।
फिर अंदर से टॉयलेट फ्लश होने की आवाज़ सुनाई दी। यूनिया ने शीशे में देखा और एक जानी पहचानी आकृति को धीरे धीरे पास आते हुए देखा। युनशु यूनिया को देखकर अचंभित रह गई। वह हाथ धोने के लिए आगे बढ़ी और अनायास ही पूछा, आप किसके साथ खाना खाने आए हैं? यूनिया ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या इसमें दादी का कोई हाथ है? उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं था। सच है। युनशु ने धीमी लेकिन सलीके से हाथ पोंछने के लिए एक टिश्यू निकाला। हालांकि हाल ही में उसके हाथ के पिछले हिस्से पर, जिसे वह हमेशा अच्छी तरह से साफ रखती थी, कुछ काले धब्बे पड़ गए, जिससे युनशु का रंग गहरा हो गया। दादी कुछ दिनों से काफी मुरझाई हुई लग रही हैं। क्या बात है, कोई परेशानी तो नहीं है? यूनिया ने युनशु के चेहरे को गौर से देखा, जो हाल ही में पतला हो गया था, जिससे उसकी गाल की हड्डियां उभरी हुई लग रही थीं और वह उम्रदराज दिख रही थी। त्वचा की देखभाल के लिए चाहे जो भी तरीके अपनाए जाएं, उनकी उम्र लगभग 60 वर्ष थी। भला वे प्रकृति के नियमों से कैसे बच सकती थीं? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु प्रकृति के नियम हैं। चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह इस व्यवस्था का उल्लंघन नहीं कर सकती। युनशु का चेहरा अचानक काला पड़ गया। यूनिया ने अचानक अपना हाथ उठाया और युनशु ने झट से उसकी ओर बढ़ते हुए हाथ को पकड़ लिया। तुम क्या कर रही हो? दादी, इतनी चिंतित क्यों हो? क्या आपको लगा कि मैं आपको नुकसान पहुंचाऊंगी? ये सार्वजनिक स्थान है, क्या मैं इतनी मूर्ख होऊंगी? व्यंग्य भरी हंसी हंसने के बाद उसने युनशु के सामने अपना हाथ बढ़ाया। उसके सुनहरे बालों की उंगलियों के बीच भूरे बालों की एक लट दबी हुई थी। उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देखते ही युनशु की पुतलियां तेजी से सिकुड़ गईं और उसके होंठ कसकर बंद हो गए। दादी के बाल सचमुच सफ़ेद हो गए हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि दादी कभी बूढ़ी नहीं होंगी, लेकिन अफसोस, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। युनशु की सांसें अचानक तेज हो गईं। जाहिर तौर पर वह उन्हें दबाने की कोशिश कर रही थी। उसने यूनिया को घूरकर देखा और जल्दी से मुड़कर चली गई। यूनिया ने अपने होठों को मुस्कान में मोड़ा, घृणा से बालों को फर्श पर फेंक दिया और फिर, मानो कुछ याद आने पर, उसने बालों को उठाया और सावधानीपूर्वक एक टिश्यू में लपेट दिया। खाना खाने के बाद कई लोग एक साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकल गए। यान नानमो को कुछ मिनट पहले ही फोन आया था और वह पहले ही निकल गई थी। लॉबी में उनकी कई लोगों से सीधी टक्कर हो गई। जुआंग शियू ने तिरस्कार से भरे स्वर में नाक से कुड़ी। सबसे आगे चल रही महिला युनशु थी, जिसके चारों ओर लेडी हे, लेडी लिन और 2 अन्य महिलाएं थीं जिन्हें वह नहीं पहचानती थी। युनशु अचानक रुक गई। उसने अपनी भौहें उठाईं और उधर देखा। लेडी यान, क्या संयोग है? जुआंग शियू ने न तो ठंडे और न ही गर्म लहजे में जवाब दिया। उन्होंने हंगामा खड़ा करने से परहेज किया, जो कि उनकी गरिमा का प्रमाण था, क्योंकि आखिरकार युनशु यूनिया की दादी थी और अगर विवाद बढ़ जाता तो यूनिया को भी अच्छा नहीं लगता। यह कोई संयोग नहीं है, लेडी यून। अगर और कोई चारा नहीं है तो हम यहाँ से जा रहे हैं। इतना कहकर उसने यूनिया का हाथ माँ बेटी की तरह प्यार से थाम लिया और तेजी से होटल से निकल गई। युनशु ने दबी हुई नाराजगी में अपने दांत भींच लिए। वहां मौजूद अन्य पत्नियां लेडी यान की चापलूसी करना चाहती थीं, जो मिलनसार और अधिकारियों की पत्नियों में सबसे अच्छी मानी जाती थीं, लेकिन उनके ठंडे चेहरे को देखकर वे हिचकिचा उठीं और पलक झपकते ही वह वहां से चली गईं। उसके पीछे खड़े दोनों युवक लेडी यान के बेटे ही होंगे, है ना? उनका व्यवहार वाकई बहुत ही शानदार है, लेडी लिन ने कहा। विशेषकर वह लंबा व्यक्ति जो इतना सुंदर और जीवंत, राजसी और जोशीला है, वह उनके विचारों को झकझोर देता है। युनशु ने उसकी ओर एक नज़र डाली। वह अच्छी तरह जानती थी कि उसके मन में कुछ खास इरादे हैं। आगे की कहानी सुनाने के लिए VMstory वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।